गुड इवनिंग। आइए, जो बीपीएससी का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे 67 का, उसको प्राचीन भारत हमारा चल रहा था, प्राचीन भारत का इतिहास। आज प्राचीन भारत खत्म करते हैं और फिर हम लोग मॉडर्न में घुस जाएंगे। मिडाइवल छोड़ देते हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि मिडाइवल मात्र 1 से 2 दिन का क्लास है। एक दिन सल्तनत और एक दिन मुगल, खत्म। सारे राजाओं को लेकर हम लोग चल देंगे, छोटा छोटा चीज जान लेंगे उनके बारे में, डिटेल्स खत्म हो जाएगा। मॉडर्न से प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, मॉडर्न काफ़ी मायने रखता है, इसलिए तेजी में हम लोग मॉडर्न भी सुनते चल लेंगे इसी तरह से, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आज जो हम लोग करेंगे ना, वो एंशिएंट को ख़त्म करेंगे और एंशिएंट ख़त्म करने के साथ साथ मॉडर्न में प्रवेश भी कर जाएंगे। थोड़ा सा स्टूडियो थोड़ा कमज़ोर टाइप के है, तो आप लोग अभी मैनेज करेंगे। 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है ना, वहाँ से एक नया बैच लेके आएंगे, बीपीएससी 68। ये न्यू फाउंडेशन बैच होगा और इस फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे और काफ़ी जीरो से और काफ़ी धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास लंबा समय है। 68वीं जब भी लेगा तो अगला साल जून के आसपास लेगा। 6 महीना 7 महीना काफ़ी सफिशियंट होता है, तो अगस्त के बाद लगभग हमारे पास 1 साल बचेंगे। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। हार्डली सब्जेक्ट जो हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे उस सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे कोई सब्जेक्ट, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे कोई एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेता है, रिजल्ट भी निकाल लेता है, उसी तरह से एक टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा भी सकता है। तो हम आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और 68 बैच एकदम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा स्टूडियो को मॉडर्नाइज करेंगे, आपके लायक सूटेबल करेंगे। उस टाइम थोड़ा कॉलर कम माइक वगैरह भी लाएंगे और व्यवस्था लाइव सेशन का करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, लड़का लोग भी जुड़ जाएगा। लाइव सेशन में आप सवाल भी कर पाएंगे। तो चलिए, बिना ज़्यादा बात बढ़ाए हुए हम लोग तेजी में पढ़ते हैं। और हम लोग जो पिछला क्लास को रिकैप करते हुए इधर गुप्तोत्तर काल को समाप्त करते हैं। हमने आपको पिछला क्लास में जो समझाया था, हम एक सिलेबस लिखे थे, आपको याद होगा। हम ऐसे एक पिरामिड टाइप से बनाए थे, ऐसे त्रिभुज, और हमने लिखा था पाषाण काल। याद है, पहला क्लास में लिखे थे। अगर आप लोग पहला क्लास देखे होंगे तो ये होगा, याद होगा, पाषाण काल, हड़प्पा। यहाँ पर हड़प्पा है, हड़प्पा ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य। और जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि इस समय राजा की स्थिति सबसे मजबूत है। मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गया, गुप्त हो जाएगा, गुप्तोत्तर हो जाएगा। हमने इस तरह से एक सिलेबस आपको बताया था। तो हमने आपको पहला चैप्टर से ही पढ़ाया, पाषाण काल से हमने पढ़ाया। बीच बीच में हम रिकैप भी करते गए कि आपको एक सिलेबस याद रहे। चीज़ों को एक्चुअली होता क्या है ना, कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते जाते हैं अंधाधुंध, और जहाँ तहाँ से पढ़ते जाते हैं, बाद में पता चलता है कुछ नहीं पढ़े। लेकिन अगर हमारे पास सिलेबस है, एक छोटा सा सिलेबस बना लेते हैं और उसके इर्द गिर्द हम लोग अपने आप को स्टडी करते हैं, तो पाते हैं कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ खत्म करते गए और लास्ट एंड तक हम लोग चले गए। तो आपने देखा, सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ लिए, फिर हड़प्पा पढ़ लिए, फिर ऋग्वैदिक पढ़ लिए, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, फिर मौर्योत्तर, गुप्त, और आज का जो सेशन है वो हमारा क्लास रहेगा गुप्तोत्तर क्लास। थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह तेज करके देखिएगा तो आपको काफ़ी आसानी से दिखाई देगा। थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखने का हम प्रयास करेंगे। कई लोग का शिकायत था कि वो बढ़िया से दिखता नहीं है, लेकिन हम शुरू में ही बोले थे कि देखना थोड़ा कम, सुनना इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लिखते हम बहुत कम हैं, लिखते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, तो उस पर ध्यान देना था। एक टारगेट बैच था, और जिसको नहीं भी दिखाई देता है ब्राइटनेस तेज करके देख लीजिए। आप ही के सहूलियत के लिए वीडियो को थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं ताकि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, कम MB का रहेगा, आसानी से देख पाएंगे। नहीं तो फिर एक लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा नेट का भी बचत होगा। तो आइए
हम लोग बिना समय गंवाए आज हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। पिछला क्लास से हमने आपको बताया था राजा जब जब मजबूत होगा, तो राजा अगर मजबूत होता है तो स्थितियां ऐसी होगी कि क्षेत्र विस्तार होगा, क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। परंतु जब ही राजा कमजोर हो जाता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्र में वो विभक्त हो जाएगा। जैसे अपने सामंत को भी अगर राजा रखा है, मुख्य राजा अपना जमींदार रखा है, सामंत रखा है, अपना कोई भी प्रमुख को रखा है किसी भी क्षेत्र में, तो जैसे ही राजा सेंट्रल में कमजोर होगा तो वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा, वो फिर वैल्यू देना बंद कर देगा। स्वतंत्र हो जाने का यहाँ सेंस यह है कि वह अब टैक्स देना राजा को बंद कर देगा। तो टैक्स नहीं देगा तो राज व्यवस्था नहीं चल पाएगी, स्वाभाविक बात है। और वो अपने आप को, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर भी देगा। आप आगे पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे मेडाइवल, तो उसमें दिखाएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही, मेडाइवल में है मध्यकालीन भारत में, औरंगजेब जब मर जाता है तो उसके साथ लगभग सारे क्षेत्र होते हैं वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, जिसमें बंगाल वगैरह की हम लोग चर्चा करेंगे। तो खैर उसका पॉइंट बाद का है। आज का है, आज का जो पॉइंट है वो है कि जब तक सेंट्रल में, जैसे कुषाण वंश हम लोग देखें तो कुषाण एक मजबूत शासक था, कनिष्क के नेतृत्व में एक मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। परंतु जैसे ही वो अपना मरा, उसकी और भी जो राजा हुए, तो वैसे ही स्थितियां कमजोर होती गई। कमजोर होने के साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्र में विभक्त हो गए। तो आपको एक बार हम मैप से ले चलते हैं कि किन किन छोटे छोटे क्षेत्र में विभक्त होंगे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो गुप्त काल जो बचा, गुप्त के जो राजा बचेंगे वो सिर्फ बिहार के क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में बच जाएंगे। तो आप एक बार फिर से मैप देख लीजिए। मैप देखिएगा तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। आप लोग वैसे एकदम साधारण मैप बनाना सीखिए, उससे क्या होगा, साधारण मैप से ही सही, लेकिन आप चीज़ों को समझ पाएंगे और एक लगभग मिलता जुलता एक मैप बन पाएगा। और एक बनाना भी चाहिए। अगर गूगल भी 100 बार भारत का मैप बनाएगा ना, तो 100 बार उससे गलती होगा। तो इसलिए घबराना नहीं है कि गलती हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ उससे मिस्टेक हो ही जाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है और मैप बनाना है। तो आइए हम लोग महसूस करते हैं आज गुप्तोत्तर का। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का हम काम करेंगे, अगला बार से थोड़ा और मोटा रखेंगे मार्कर को, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग देखते हैं कि ये जो बिहार का जो क्षेत्र रहा, यहीं पर गुप्त है, गुप्त यहीं पर है। ये जो बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक शासन, एक जो क्षेत्र का जो वंश डेवलप करेगा वो है गौड़, गौड़ शासन। यहाँ पर यूपी का जो क्षेत्र है, यूपी के क्षेत्र में आपका डेवलप करेगा एक वंश जिसका नाम है मोखरी। और इधर हरियाणा के क्षेत्र में एक वंश डेवलप करेगा जिसका नाम है वर्धन, वर्धन वंश। आप दिमाग यही लगाएंगे कि ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, हम थोड़ा बड़ा भी बना दे रहे हैं, लेकिन आप इतना समझेंगे नहीं। ये हरियाणा थोड़ा और पीछे की ओर होगा, इसका सीमा दोनों का मिलता जुलता है, इसका भी मिलता जुलता है। छोटे क्षेत्रों में डेवलप करेंगे। यहाँ पर जो डेवलप होगा एक वंश, उसका नाम है मालवा। इधर असम का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो डेवलप करेगा उसका नाम है कामरूप। एक बार देख लेते हैं कि आप लोग को ये चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हाँ, ठीक दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे और आप लोग समझते भी जाएंगे कि लगभग 3 क्षेत्रों में ये फलाने फलाने वंश डेवलप किए होंगे। आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे। देखिए, यही कुषाण काल था, तो लगभग इन क्षेत्रों को अपने में मिलाए हुए था, लगभग चीज़ों को मिलाए हुए था। कामरूप वगैरह नहीं मिलाया था, ये असम का क्षेत्र है।
लेकिन लगभग क्षेत्रों को मिलाया हुआ था। लेकिन जैसे ही कनिष्क जो कुषाण वंश कमजोर पड़ा, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आप गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर काल में हमने ही पढ़ाया था कि मौर्य जैसे ही कमजोर पड़े, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था कमजोर पड़ा, अशोक की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपने देखा 4 देशी शासक, जिसमें आपने देखा था शक, कर्ण, ये सब देखे थे ना आप। तो 4 देशी शासक और 4 विदेशी शासक, जिसमें हिंदी यवन, शक, ये सब हम लोग देख लिए थे। तो 4 देशी शासक में था सुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी था और सातवाहन था। और 4 विदेशी शासक में थे हिंद यवन थे, शक थे, कुषाण थे, और एक और कौन सा शासक था, एक और शासक था। तो हम लोग देखे थे कि बहुत सारे क्षेत्रों पे छोटे छोटे क्षेत्र डेवलप कर गए थे। आपका इधर तक का क्षेत्र डेवलप कर गया था। आपका इधर सिंध प्रांत में हिंद यवन वगैरह शासन किया, और एक पहलव था। तो सारे मिलके इधर शासन व्यवस्था किए छोटे छोटे क्षेत्रों में। सेम वही केस हुआ गुप्त काल में। एक बड़ी व्यवस्थाएं थी, एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, एक बड़ा क्षेत्र के जब बड़ा क्षेत्र था जिसपे एक सेंट्रल में राजा राज कर रहा था, उसको कमजोर होने के साथ ही क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आप देख रहे हैं इन्हीं क्षेत्रों को, ये इतना उत्तर भारत है, यहाँ से नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। ये दक्षिण भारत का कहानी कुछ और रहेगा। इधर जो है ना, इधर एक वंश है जिसका नाम है वकाटक वंश, वकाटक वंश। तो इधर का कहानी हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखते चलेंगे। अब देखिए कहानी आगे का है कि गुप्त जो है यहाँ पर एक छोटे से क्षेत्र में बच गया है। मौखरी उत्तर प्रदेश के कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग गंगा यमुना के द्वाब वाला क्षेत्र कहते हैं, जो कि गुप्त काल के आसपास ये मुख्य केंद्र रहा। मथुरा भी मुख्य केंद्र रहा, तो ये मुख्य केंद्र रहा। इस समय हमने बताया था पिछला क्लास में, पटना उजड़ा हुआ शहर है। ये हम आपको बताएंगे, किसने लिखा, ह्वेन-सांग ने लिखा कि पटना उजड़ा हुआ शहर है। उजड़ा हुआ कहने का सेंस है कि राजा का हस्तक्षेप अब पटना में नहीं है, राजकीय कार्य प्रणाली पटना में नहीं हो रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। वर्धन वंश एक मजबूत वंश है जो कि हरियाणा के क्षेत्र में डेवलप किया। कामरूप ये भी एक मजबूत वंश है जो कि असम के क्षेत्र में डेवलप किया। और बंगाल के क्षेत्र में गौड़ वंश एक डेवलप किया, ये भी अपने आप में मजबूत वंश है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र सीमा के साथ बटे हुए हैं। मालवा में भी मजबूत शासक हैं और ये भी अपने क्षेत्र के साथ बटा हुआ है। हालांकि मालवा का सीमा और थोड़ा बड़ा होगा और इसके साथ टच करेगा मध्य प्रदेश, ये थोड़ा और बड़ा होंगे, ये भी थोड़ा बड़ा होंगे, और ऐसे लगभग टच करेंगे, है ना, एक दूसरे को। मालवा का क्षेत्र भी बड़ा है। आप देखेंगे ये जो वर्धन वंश है, इसका संस्थापक जो था वो पुष्यभूति वर्धन था। पुष्यभूति वर्धन कोई रहा होगा एक संस्थापक, जो कि गुप्तों के समय में इसके सामंत रहे होंगे गुप्तों का। तो इसका संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। आप सुनते चलेंगे, और अगर लिखने का इच्छा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लिख लेंगे। हमारे पास उतना जगह बचा नहीं है कि हम सबका लिखेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसको मिटा भी देंगे तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप सुनते चलेंगे। कहानी ऐसा है, वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति वर्धन हैं। उनका बेटा प्रभाकर वर्धन है जो कि एक मजबूत शासक है। प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम राज्यश्री है। आप एक बार फिर से सुनेंगे। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन है, उनका बेटा का नाम प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र है, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहन राज्यश्री है। यहाँ का कहानी अभी रोक देते हैं। लगभग इनका ये परिवार रहा। मौखरी वंश में आइएगा तो मौखरी वंश में
जो इसका एक प्रतापी शासक है वह है ग्रह वर्मा। हरि वर्मा का ये बेटा है। ग्रह वर्मा हरि वर्मा का बेटा है। हरि वर्मा ने अपने बेटे ग्रह वर्मा की शादी प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री से कर दिया। हरि वर्मा ने अपने बेटे ग्रह वर्मा की शादी प्रभाकर वर्धन अपने बेटी राज्यश्री से कर दिया। आप समझ रहे हैं? छोटा सा लिखते चलते हैं तब और समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतापी शासक है वो प्रभाकर वर्धन है। इसका दो बेटा है, हर्ष और राज्य। एक पुत्री है राज्यश्री। इसमें आप देख पाए इसका हरि वर्मा का बेटा है ग्रह वर्मा। हरि वर्मा ने ग्रह वर्मा की शादी राज्यश्री से कर दिया। दोनों को हम प्लस कर देते हैं। प्लस से समझिए कि दोनों एक बंधन में बंध गया है ना। हरि वर्मा ने ग्रह वर्मा की शादी राज्यश्री से कर दिया। हरि वर्मा कुछ समय पहले मालवा के जो क्षेत्र हैं ये दोनों इसका टच करता हुआ क्षेत्र है, ऐसे ऐसे मानिए और ऐसे। तो इसने क्या किया था कि मालवा के क्षेत्र पर हमला किया था। मालवा का जो शासक है उसका नाम यशोवर्मन है। मालवा शासक यशोवर्मन। मालवा का शासक यशोवर्मन है। गौड़ शासक शशांक है। गुप्त में देवगुप्त है। देवगुप्त है, प्रमुख शासक है। ये सब शासन करने वाले शासक का नाम है। और कहानी स्टार्ट होता है हमारा यहां से। प्रभाकर वर्धन हरि वर्मा का बेटा ग्रह वर्मा से अपनी बेटी राज्यश्री का शादी कर दिया। ये उस समय के हम राज्य व्यवस्था था उसका हम एक जीवन शैली को बता रहे हैं। और उसके बाद हम बताएंगे कि जो एक वंश डेवलप होगा, जैसे गुप्तोत्तर काल जो चला वो लगभग इन्हीं फेजों में चला, इसी तरह से चल रहा था। और चलते चलते ये कहानियां घटित हुई, जो कि ग्रह वर्मा राज्यश्री से शादी किया। चूंकि हरि वर्मा किसी समय यहाँ आक्रमण किया था, इसलिए यशोवर्मन, गौड़ शासन शशांक और गुप्त के देवगुप्त ये तीनों आपस में मिलकर हरि वर्मा का हत्या कर दिए। तीनों आपस में मिलकर हरि वर्मा का हत्या कर दिए। ग्रह वर्मा का, चूंकि इसका बेटा है, ग्रह वर्मा का हत्या कर दिए। हरि वर्मा नहीं, गुप्त शासक, गौड़ शासक, मालवा शासक तीनों आपस में मिल गए और आपस में बात किए कि मौखरी वाला हम पे आक्रमण किया है। ये लोग बोले कि गलत किया है, चलते हैं उसके बेटा हरि वर्मा के बेटा ग्रह वर्मा का हत्या कर देते हैं। हत्या कर दिया। ग्रह वर्मा जब हत्या हो गया, उसका मारा गया, राज्यश्री तो विधवा हो गई। राज्यश्री विधवा हो गई और यह खबर मौखरी वंश से वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन को दिया। प्रभाकर वर्धन खबर सुनते हार्ट अटैक से मर गया। ये भी चले गए। इनका बड़ा भाई राज्यवर्धन इसका बदला लेने के लिए, अपने बहन के पति के बदला लेने के लिए अचानक तलवार खींचा और निकला लड़ाई करने। चूंकि इधर 3 है, इधर अकेले है, वो गया, वो भी मारा गया। आप देखिए ये भी मारा गया, राज्यवर्धन भी। इसीलिए कहा जाता है कोई भी घटना हो जोश में नहीं निकलना है, शांति से निकलना है, चीजों को समझ के निकलना है। राज्यवर्धन जोश में आया, आओ न देखा ताओ, गुस्सा में जाकर भिड़ गया, जिसके चलते इन तीनों से वो जीत नहीं पाया, फलस्वरूप मारा गया। अब बचा हर्षवर्धन। राज्यश्री। राज्यश्री जब खबर सुनती है पिताजी हार्ट अटैक से मर गए, भाई उधर से गुस्सा में आ रहा था, मारा गया। राज्यश्री को इतना दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। अतः राज्यश्री सोचती है अब हम गंगा में डूब के
मर जाएंगे। ये अपना घर से निकल दी मरने के लिए। तब क्या हुआ, ये अभी नहीं मरी है। तब कोई खबर पहुंचाया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अभी छोटा शासक है, छोटा है, शासक भी नहीं है, खेलने कूदने का उम्र है, छोटा है, फिर भी हर्ष को कोई खबर पहुंचाया। हर्षवर्धन वहां से आता है, अपना बहन को पकड़ के लाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, हम लोग धैर्य से काम करेंगे, चलो तुम जान मत दो। राजश्री भी अपना तर्क देती है, इतना बड़ा क्षेत्र में हम अकेले कैसे रहेंगे, कोई तो मेरे आगे पीछे रहा नहीं, और हम यहाँ नहीं रहेंगे, वर्धन वंश में नहीं रहेंगे। तो हर्ष ने कहा कोई बात नहीं है, तुम नहीं रहेगा तो हम आके तुम्हारे पास रहेंगे, तुम नहीं आएगी तो हम आके तुम्हारे पास रहेंगे। अतः थानेश्वर, जो यहाँ पर है, हरियाणा का क्षेत्र का नाम है थानेश्वर, यहाँ पर छोटा सा जान लीजिए, थानेश्वर नाम है इसका, एक जगह का नाम है जहाँ पर वर्धन वंश डेवलप किया, और यहाँ पर कन्नौज है जहाँ पर मौखरी वंश डेवलप किया है ना। तो ये थानेश्वर छोड़कर कन्नौज आ गया, कन्नौज में अपनी बहन के साथ रहने लगा। चूंकि ये गुस्सा में इन लोगों पे आक्रमण नहीं किया, अतः ये मारा नहीं गया, धैर्य से चुपचाप रहा। और क्या हुआ, जब ये शासन प्रशासन को मजबूत किया, इतने दिनों में काफी दिन लगे, मजबूत किया और शासन व्यवस्था को ढंग से संभाला, किसने, हर्षवर्धन ने। अब इसका जो क्षेत्र विस्तार है आप देखेंगे पूरा इतना हो गया, ये वाला सीमा हट गया क्योंकि बहन के साथ ये मिल गया है, और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगा हर्षवर्धन, धीरे धीरे मजबूत हो गया। अब क्या इसने किया, ये मालवा पर अधिकार कर लिया, मालवा के यशोवर्मन को हरा दिया, इधर इधर आक्रमण करके मालवा के यशोवर्मन को हरा दिया। जब ये मजबूत हुआ, इसका खबर सुनकर शशांक बड़ा गुस्सा में आया कि इसको क्यों हरा दिया। अतः शशांक ने क्या किया कि यहाँ गया में एक बोधि वृक्ष था, उसको जाके काट दिया। किस लिए, इसको चिढ़ाने के लिए। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी है, पहले शैव धर्म के अनुयायी था, परंतु शिव के भक्त था, परंतु ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्धिस्ट हो गया। अतः हर्षवर्धन को चिढ़ाने के लिए शशांक ने गया का बोधि वृक्ष कटवा दिया। ये शैव धर्म के अनुयायी है। पुनः हर्षवर्धन ने इसको भी हराया, इसको भी हराया। अब इसके साथ इसकी मित्रता है, कामरूप के साथ। अब इन सारे शासकों को हरा दिया, क्षेत्र नहीं छीना लेकिन हरा दिया। हर्षवर्धन जब मजबूत होता है तब इन सारे क्षेत्रों को भी छीन लेता है और उत्तर भारत के एक मजबूत शासक के रूप में हर्षवर्धन उभरता है। साथ ही साथ उसने दक्षिण भारत में भी हमला करता है। जब वो मजबूत हो जाएगा तो दक्षिण भारत में हमला करता है, परंतु दक्षिण भारत में एक मजबूत शासक पुलकेशिन द्वितीय है, जो कि एक मजबूत शासक है, और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पे, जिसमें कहा जाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों चूंकि मजबूत थे, अतः बाद में आपस में लोग समझौता कर लिया और इसी नर्मदा नदी को एक क्षेत्र सीमा मानते हुए उत्तर का राजा हर्षवर्धन और दक्षिण का राजा पुलकेशिन द्वितीय रहा। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पे हस्तक्षेप नहीं किए। वकाटक वंश से इसका अपना कुछ रिलेशन था, इसको नहीं हराया। इधर सारे लोग को हराएगा, अपने क्षेत्र में मिलाएगा, इसको छोड़ देगा, इसके साथ कुछ रिलेशन था अपना। किसी का शादी किया होगा, अपने ही शादी कर लिए होंगे, ऐसा कुछ हम नहीं डिटेल्स देख पाए, लेकिन वकाटक वंश से इनका अपना एक रिलेशन था। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी मुख्य केंद्र बना, केंद्र नहीं तो ये मुख्य सीमा बना क्षेत्रों का बंटवारा का। अब हर्षवर्धन उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे
शासन कर रहे हैं, बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इसी समय हर्षवर्धन के काल में कुछ विदेशी यात्री आए, जिनका नाम एक प्रमुख विदेशी यात्री ह्वेनसोंग है। ह्वेनसोंग यहां पर लिख देते हैं। ह्वेनसोंग कैसे याद रखेंगे? ह्वेनसोंग, हर्ष, ह से हर्ष और ह से ह्वेन, ह्वेनसोंग है ना। इसने अपना एक पुस्तक लिखा, सी यू की, पुस्तक का ही नाम है सी यू की, ये पुस्तक का नाम है। इसने सी यू की पुस्तक की रचना किया, जिसमें हर्षवर्धन के राज्य क्षेत्र, शासन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था सबका चर्चा किया। आपको उस टाइम भी बताए थे जब यहाँ पर शासन व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य संभाल रहे थे, तो उस समय एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। उसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन और वहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्वेनसोंग पूरा राजकुमार की तरह ही रहता था, बहुत सारा सोना चांदी लादे रहता था, पहने रहता था गहना, और पूरा राजा के भेष में रहता था और अपना घूमता फिरता था। ये अपना बौद्ध धर्म के कुछ अपना रिसर्च करने आया था यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में। तो और हमेशा राजा के भेष में रहता था, राजा के करीब भी था। चूंकि हमेशा आभूषणों से लदा हुआ रहता था, इसलिए भारतीय लोग कभी कभी इसको लूट भी लिए। लूट लिए करने का मतलब है इसको छीन छोड़ दिए। इसने अपने पुस्तक में लिखा कि भारतीय कुछ ऐसे चोर होते हैं जो हमको लूटे तो लूटे परंतु मरबो किए। इसने अपने पुस्तक सी यू की में लिखा कि यहाँ का चोर बहुत बदमाश होता है, धन दौलत तो नहीं लूटता है, मरबो करता है, ऐसा इसने लिखा। खैर, इसने अपना जाति व्यवस्था का भी एक वर्णन किया और बोला कि यहाँ पर 7 तरह की जातियाँ हैं। जबकि ये विदेशी है तो इसको क्या समझ में आएगा भारतीय जातियों का? आज तक हमको समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया होगा। जहाँ जाते हैं वहीं पर 10 वो नई जातियाँ मिल जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक साजिश रहा और एक अथी रहा, एक क्रम रहा जाति व्यवस्था में बदलाव का और होने का। इतना सारा नहीं तो इतना जातियाँ कहाँ से मिलेंगे? इसको अनुसार कुछ व्यापारी वर्ग के जाति, व्यापारी जाति हो गए, कुछ श्रमिक जाति हो गए, इस तरह से इसने जातियों को विभक्त किया। तो खैर विदेशी इसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसने ह्वेनसांग के जो हर्षवर्धन के जो राज्य प्रणाली था, कार्य प्रणाली, उसके बारे में इसने लिखा। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ये अनुयायी था। बौद्ध धर्म के किताबों के खोज के लिए ये भारत में आया था। यानी कि आपने देखा कहाँ 563 ईसा पूर्व में से स्टार्ट, यानी 540 लगभग ईसा पूर्व से स्टार्ट, क्योंकि बौद्ध भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने तो अपना प्रचार प्रसार किया ही अपने जीवन में, तो लगभग हम लोग उसी समय से मानेंगे। तो लगभग 500 उधर और इधर करीब 600-700 माने तो 1000 साल तक आपने देखा कि बौद्ध धर्म काफ़ी मजबूत स्थिति में है। कई राजा हुए इसने बीच में, लेकिन सबने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और अपने नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब तक बौद्ध धर्म सबसे टॉप पे चल रहे हैं, है ना। आप हर्षवर्धन इसका भी वो करेगा, संरक्षण करेगा। इन्हीं के प्रभाव में आके वो बौद्ध धर्म अपनाए, पहले शैव धर्म से थे। तो ये सी यू की रचना किए। और आगे की कहानी है कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे यात्रियों का राजकुमार, तो इनको कहा ही गया। साथ में आपने ये भी देखा कि इन्होंने अपना सी यू की में लिखा है कि यहाँ का चोर बहुत बदमाश होता है, लूटने के साथ साथ मरबो करता है। तो इसने सी यू की में लिखा। अब देखिए हर्षवर्धन क्या किए कि एक सभा बुलाए, महामुक्त सभा एक बुलाए, और एक प्रयाग सभा भी अपना बुलाए थे।
लेकिन एक सभा बुलाएं कन्नौज में, जिसको हम लोग कन्नौज सभा के नाम से जानते हैं। बाद के कालों में इसी सभा को 5वीं बौद्ध संगति के रूप में भी कहा जाने लगा बाद के कालों में। इसका कारण भी रहा क्योंकि इस समय बौद्ध धर्म के बारे में भी निर्णय हुआ। ह्वेनसांग स्वयं एक विदेशी यात्री हैं और बौद्ध धर्म का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अतः इसको 5वीं संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। दूसरी कारण यह रहा कि स्वयं अध्यक्ष ह्वेनसांग रहे उस धर्म सम्मेलन का। तो ह्वेनसांग क्या किया, यही कन्नौज है, उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज का क्षेत्र है, यहीं पर एक कन्नौज महासभा बुलाया जिसमें क्षेत्र के तमाम धर्मों के जो संरक्षक हैं, जो उनका अनुपालन करते हैं, प्रमुख लोगों को बुलाया गया। साथ ही ह्वेनसांग और हर्षवर्धन भी वहां उपस्थित रहे। हर्षवर्धन ने क्या किया, तमाम लोग आए थे, सब लोग सोच रहे थे, जो भी अपना जैसे ब्राह्मण धर्म से लोग आए थे, अपना जैन धर्म से लोग आए थे, सारे लोग आए थे। ब्राह्मण धर्म के लोगों को लग रहा होगा कि हमको अध्यक्ष बनाएगा, हम इतना बढ़िया मंत्रों का उच्चारण करते हैं, डायरेक्ट ऊपर तक के कनेक्शन को रखते हैं। परंतु हर्षवर्धन ने क्या किया कि किसी भी ब्राह्मण को अध्यक्ष न बनाया और ह्वेनसांग को अध्यक्ष का घोषणा किया। अतः ब्राह्मणों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और वहां पर एक कहा जाता है, इसने चर्चा किया है सीयूकी में कि हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला किया, अर्थात जूता चप्पल चल गया स्टेज पे। तो क्या हुआ कि उस सभा को किसी तरह से जो उग्र ब्राह्मण थे उनको पकड़ के दंडित किया गया, बाकी जो विरोध करने वाले लोग थे उनको हटाया गया और कन्नौज सभा किया गया। ऐसा नहीं कि असफल रहा, दंडित किया गया, लोगों को हटाया भी गया और अपना सभा किया गया। आज कैसे योगी जी करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं कोई विरोध करता है तो उसी तरह से उस समय भी दंडित किया गया। खैर हम लोग इसके पीछे नहीं जाना है आज क्या हो रहा है, लेकिन उस समय की कहानी यही रही कि ह्वेनसांग चूंकि अध्यक्ष रहा अतः लोगों को भाया नहीं, और हर्षवर्धन को लगा कि इन्हीं के प्रभाव में आकर हम बौद्ध धर्म अपनाए हैं, चूंकि ये विदेशी हैं इसलिए भी थोड़ा मान सम्मान देना है। अब कोई भी हमारे यहाँ शुरू से संस्कृति रहा है, कोई भी हमारे घर में आता है, हमारे देश में आता है तो उसको हम लोग अतिथि देवो भव के रूप में कहते हैं, तो थोड़ा सम्मान देना था इनको। तो ह्वेनसांग को अध्यक्ष घोषित किया गया और कन्नौज सभा किया गया। कन्नौज सभा के बाद 647 ईस्वी में, यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, जगह बचा, यहीं पर लिख देते हैं, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार किए हुए थे, एक मजबूत शासन प्रशासन प्रणाली को चला रहे थे, विदेशों से इनका अच्छा संबंध था। 647 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, हर्षवर्धन मर गए। इसके बाद क्या होगा, स्थिति कमजोर हो जाएगा। 712 ईस्वी में बाहरी से अरबों का आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि 600 के आसपास 7वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म होगा और मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को चलाएं, और यहीं पर अरब है, ये अरब का क्षेत्र है, और अरब यहाँ पर फुल्ली मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग भी कबीले के रूप में रहेंगे और इधर आक्रमण करना शुरू करेंगे और मुस्लिम आक्रमण यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। अब तक आपने देखा महाजनपद काल से 647 ईस्वी तक बौद्ध धर्म का एक अच्छा खासा प्रभुत्व रहा। हमने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था कि गौतम बुद्ध अपने संघ में महिलाओं को, बीमार व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को, कर्जदार व्यक्ति को आना मना कर दिए थे, परंतु अपने ही शिष्य के जिद पे उन्होंने महिलाओं का प्रवेश संघ में किया और उन्होंने कहा था कि जो धर्म हजारों साल चलता वो मात्र 1000 साल तक चल पाएगा और एक सीमित हो जाएगा, उन्होंने कहा था। तब हमने महसूस किया, ये कहीं लिखा हुआ बात हम नहीं बता रहे हैं,
चूंकि हम भी पढ़ते रहते हैं इतिहास को, मंथन करते रहते हैं, एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मंथन करते हैं, क्योंकि मेंस में आप क्या पढ़े हैं मायने नहीं रखता है, आप कितना मटेरियल जुगाड़ किए हैं मायने नहीं रखता है, उन प्रश्नों के संबंध में आपका सोच क्या है, आप औरों से अलग क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारे विद्यार्थी बहुत कुछ लिख के आते हैं, जो भी पीटी निकालता है मेंस अच्छा लिखता है, लेकिन थोड़ा अलग नहीं लिखने के कारण उनका नंबर कम रहता है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, इसलिए सोचना पड़ता है। तो आपने महसूस कीजिए कि 647 जब हर्षवर्धन रहा तभी तक चला, 712 के आसपास अरबों का आक्रमण हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी, आप देखेंगे मोहम्मद गोरी आक्रमण करेगा, और 1200 तक आते आते, इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और 1200 तक आते आते आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाएगा इन्हीं क्षेत्रों में, जहाँ पर आप देखेंगे आपका सल्तनत काल चलेगा, आपका मुगल काल चलेगा, और 12 से लेके फिर 1700 तक हम लोग देखेंगे, करीब 500-600 सालों तक, 12-5-17 एक मुस्लिम शासन व्यवस्था रहेंगी, और पुनः फिर अंग्रेज लोग आएंगे और इन्हीं क्षेत्रों पे अंग्रेज अधिकार कर लेगा। अब भारतीय राजा नहीं रहे। जब ये सब टॉप पे चल रहे थे तो स्थितियां अलग थी, क्षेत्र विकास अलग हो रहे थे, धर्मों का संरक्षण था। फिर हम लोग इसमें महसूस करेंगे कि जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो यहाँ तक बन के मिलेगा, वो हमारा देश के आज़ाद होने तक लगभग वही रहेंगे। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आएंगे और एक संविधान लिखेंगे, फिर वो सामाजिक व्यवस्था के तमाम कुरीतियों को खारिज करते हुए एक नया समाज का निर्माण करेंगे, जहाँ पर जातियों का अस्तित्व नहीं रहेगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी, व्यक्तियों का शोषण नहीं रहेगा, दास प्रथा नहीं रहेगा, और तमाम तरह का, सबको शिक्षा का अधिकार रहेगा, सबको जीवन जीने का अधिकार रहेगा, सबको बोलने का अधिकार रहेगा, और तमाम तरह की सुख सुविधाएं एक जनमानस को मिलनी चाहिए, एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रत्येक जीवों को मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था हमारा 1947 के बाद प्रारंभ होगा। तो हम 647 से ये क्रम चेंज करेगा और 1707 तक लगभग चलेगा। ये 7 वाला लगता है कुछ अजीब सा टर्म है ना, 7 नहीं छोड़ता है। तो 647 से चीज़ें बदलेंगी। इसके बाद का जो कहानी है वो मुस्लिम आक्रमण है। तो यहाँ तक हम लोग अंत करते हैं, इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये प्राचीन काल समाप्त। थोड़ा सा दक्षिण भारत बच जाता है तो हम एक दिन का क्लास किसी बीच में निकाल देंगे। चालुक्य है आपका, उधर बहुत सारे हैं, चोल हैं, राष्ट्रकूट हैं, सब कुछ पढ़ा देंगे हम एक दिन की क्लास में। जैसे एक दिन में खत्म किए ना मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, उसी तरह से। और हम लोग आज प्राचीन को समाप्त करते हैं और पुनः आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। और आधुनिक भारत को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी तेज़ी में निकालते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।